नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं सुरेंद्र प्रजापत। दोस्तों, अपना जो पार्ट चल रहा था वो पार्ट था राजस्थान के किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन में आज अपना जो पार्ट रहेगा वो रहेगा जनजातीय आंदोलन। सबसे पहले दोस्तों आपसे बेसिक दो चार बात करना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं पूरा और बीच में से देख लेते हैं, आगे खिसकाते रहते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। देखो दोस्तों, यदि समझना है और पढ़ना है तो उस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर उसको अंत तक देखना पड़ेगा। दूसरी बात, कुछ बच्चे लाइक भी करते हैं, कुछ बच्चे अनलाइक भी करते हैं, कि कुछ बच्चों को तो ऐसा पता ही नहीं होता कि ये अनलाइक है या लाइक है। देखो, आप जो लाइक करो या अनलाइक करो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शिक्षक जितने भी पढ़ाते हैं उन्हें आप कितना भी लाइक करो अनलाइक करो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कमियां निकालने वाले लोग तो रामायण महाभारत वो भी देखते हैं, उसमें भी कमियां निकालते हैं। रीवी राम जी ने ऐसा नहीं किया, रावण ने ऐसा नहीं किया, तो उनकी जो कमियां हैं उन कमियों से आपके अनलाइक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप सक्सेस और सफल होना चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिविटी देखो। जो वीडियो आपको पसंद नहीं आता, जिस टीचर का वीडियो आपको पसंद नहीं आता या समझ नहीं आता, जो किसी सॉन्ग्स आपको समझ में नहीं आता, तो उसको आप बिना देखे ही इग्नोर कर दीजिए। लाइक अनलाइक करने से अपने दिमाग में डिप्रेशन भरने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों आइए आज अपन बात करते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन में जनजातीय किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो एक एक करके अपन देखते रहेंगे। कल अपनी जो लाइव क्लास रही थी उसी प्रकार से आपको लाइव भी दिखाते रहेंगे। और अब अपन बात करते हैं राजस्थान के जनजातीय किसान आंदोलन। किसकी बात करते हैं? राजस्थान के जनजातीय किसान आंदोलन। कहाँ के? राजस्थान के जनजातीय किसान आंदोलन। दोस्तों, हो सकता है तब तक आप इसको समझने का ही प्रयास करें। जनजातीय किसान आंदोलन को सबसे पहले मैं इसके दो चार बात आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में इसको अपन विस्तार रूप से लेके चलेंगे और कितने पढ़ेंगे वो भी आपको बता देंगे। 2 वीडियो में इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आइए आज अपन बात करते हैं। अभी सबसे पहले जनजातीय आंदोलन यानी जनजाति जाति की बात करते हैं। यानी अपन समझना चाहें तो जो जिस क्षेत्र के अंदर भील, गरासिया, जिस क्षेत्र के अंदर भील व गरासिया जनजाति रहती है, जिस क्षेत्र के अंदर भील और गरासिया जनजाति जहां पर निवास करती है, उस क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता था भूमट। क्या कहा जाता था? भूमट। या इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? भूमट। क्या कहा जाता था? भूमट। पहली बात आपको ध्यान में रहे कि जनजातीय किसान आंदोलन यानी भील और गरासिया जनजाति जहां पर निवास करती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भूमट, या फिर क्या कहते हैं? भूमट कहते हैं। एक बात, इसी क्षेत्र के अंदर दोस्तों मानगढ़ जो पहाड़ी जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है, यानी इसी में मानगढ़ पहाड़ी क्षेत्र आता है। मानगढ़ पहाड़ी क्षेत्र आता है। इसी क्षेत्र में क्या आता है? मानगढ़ पहाड़ी क्षेत्र। और ये मानगढ़ पहाड़ी कहां पड़ती है? बांसवाड़ा में पड़ती है दोस्तों। कहां पड़ती है? बांसवाड़ा में पड़ती है। तो आपको ये बात 2 याद रखनी है पहले तो। उसके बाद में आपको पता है कि अंग्रेज आए थे 1817-18 में। अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं से संधियां करना प्रारंभ कर दी थी। तो आपको इसके बाद में नंबर 1 पॉइंट तो ये याद रखना है। नंबर 2 पॉइंट क्या याद रखना है? कहेंगे 1818 में 1818 में क्या करते हैं? 1818 में कंपनी सरकार ने इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। 1818 में कंपनी सरकार ने या कह सकते हैं दोस्तों EIC ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने इसे या इस क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं, विभाजित कर दिया। अब वो 2 भाग कौन से थे? सबसे पहली बात, वो 2 भाग, एक तो दोस्तों था कोटड़ा, एक भाग तो था कोटड़ा। ये कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। दूसरा भाग था खेरवाड़ा। कौन सा भाग था? खेरवाड़ा। ये खेरवाड़ा भी कहां पड़ता है दोस्तों? उदयपुर में पड़ता है। अब इसके बाद में एक बात और ध्यान में रहे, राजा जो थे, राजाओं के पास में राजपूत जागीरदार हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे।
तो तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि राजाओं के जागीरदार, राजाओं के जागीरदार, राजाओं के जागीरदार, और दूसरा कौन था? मेवाड़ का महाराणा, मेवाड़ का महाराणा। एक तो महाराणा खुद हो गया और एक कौन हो गया? जागीरदार हो गया। जागीरदार और राजा के बीच की कड़ी, यानी क्या हो जाएगी? बीच की कड़ी। जागीरदार और राजा के बीच की कड़ी क्या कहलाती थी? पॉलिटिकल सुप्रीडेंट। राजा और जागीरदार के बीच की कड़ी क्या कहलाती थी? पॉलिटिकल सुप्रीडेंट। और इस बीच की कड़ी का मुख्यालय कहां बना दिया? इस बीच की कड़ी का क्या बना दिया? मुख्यालय कहां बना दिया? खेरवाड़ा, उदयपुर को। तो आपको जनजातीय किसान आंदोलन में सबसे पहले 3 पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं? राजस्थान के जनजातीय किसान आंदोलन में सबसे पहले याद रखना है, भील और गरासिया जनजाति जहां पर निवास करती है उस क्षेत्र को भूमट या भूमट कहा जाता है, और इसी के अंदर मानगढ़ पहाड़ी क्षेत्र वाला भी हिस्सा आता है। दूसरा पॉइंट, 1817-18 में कंपनियों की संधि हो गई थी, तो 1818 में कंपनी सरकार ने इस क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया। किस क्षेत्र को? भूमट या भूमट को। और 2 क्षेत्र कौन सा था? एक तो कोटड़ा उदयपुर में पड़ता है, दूसरा कौन सा था? खेरवाड़ा। ये भी कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जागीरदार और राजा के मध्य की कड़ी को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल सुप्रीडेंट। जागीरदार और राजा के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल सुप्रीडेंट। इस पॉलिटिकल सुप्रीडेंट का मुख्यालय कहां बना दिया? खेरवाड़ा, उदयपुर में बना दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। एक एक करके आप समझने का प्रयास करें दोस्तों, सब चीज धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगी। अब अपन देखेंगे कि आज अपन टोटल कितने जनजातीय किसान आंदोलन की बात करेंगे, जिनमें आज कितनी बात करेंगे वो देखेंगे। देखो दोस्तों, जनजातीय किसान आंदोलन को यहां से मैं भागों में विभाजित कर देता हूं। एक तो पढ़ेंगे लसाड़िया आंदोलन। कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे? लसाड़िया आंदोलन। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एकी आंदोलन, भगत आंदोलन पढ़ेंगे। उसके बाद में कौन सा पढ़ेंगे? भगत आंदोलन। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एकी आंदोलन, और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मीणा आंदोलन। ये तो रहेगा दोस्तों अपना क्रम, और इतने के साथ में जनजातीय आंदोलन अपने क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रहे बात, सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? लसाड़िया, उसके बाद में भगत किसान आंदोलन, इसके बाद में एकी जनजातीय किसान आंदोलन, मीणा जनजातीय किसान आंदोलन, 4 पढ़ेंगे। तो आज अपना मुख्य फोकस रहेगा 1 और 2 पर, और कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे एकी और मीणा। ठीक है, चलो अभी अपन बात करते हैं। सबसे पहले लसाड़िया किसान आंदोलन को लेकर चलते हैं। घना बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर मैं बड़ा कर देता हूं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। लसाड़िया किसान आंदोलन में दोस्तों एक बात ध्यान में रहे, यह संत मावजी द्वारा चलाया गया था। विक्रम संवत 1771 के अंदर साबला गांव डूंगरपुर के अंदर संत मावजी का जन्म होता है, और भीलों में आध्यात्मिकता उत्पन्न करने के लिए इन्होंने यह आंदोलन चलाया था। संत मावजी भगवान श्री कृष्ण के निसंकलन अवतार माने जाते हैं। संत मावजी ने निसंकलन संप्रदाय की स्थापना की थी। संत मावजी के बारे में कहा जाता है कि संत मावजी ने 300 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 300 वर्ष बाद
गेहूं और चावल राशन के रूप में मिलेंगे। इस प्रकार की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने 5 चोपड़े लिखे थे। सोम, माही, जाखम नदी किनारे इन्होंने अपना एक तपस्या स्थल बनाया था। और इसी प्रकार संत माऊ जी की क्या क्या रूपरेखा रहती है उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात ध्यान में रहे, यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो कहेंगे संत माऊ जी द्वारा चलाया गया। संत माऊ जी द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा, आप साथ साथ में नोट करते रहें। संत माऊ जी द्वारा यह आंदोलन चलाया गया, जिसे संत माऊ जी को क्या कहा जाता है, इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। इन्हें वागड़ का क्या कहा जाता है, धनी कहा जाता है। जन्म की बात करें तो साबला गांव डूंगरपुर में हुआ इनका जन्म। इनका जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ। कब हुआ, विक्रम संवत 1771 की बात मानी जाती है। ईस्वी में बदले तो इसमें 57 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ईस्वी आ जाएंगे। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का, इन्हें भगवान श्री कृष्ण का निसंकलन अवतार मानते हैं। इन्होंने निसंकलन संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने निसंकलन संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने निसंकलन संप्रदाय की स्थापना की थी। यह आंदोलन इन्होंने क्यों चलाया, भीलों में आध्यात्मिकता उत्पन्न करने के लिए। यह आंदोलन डूंगरपुर व बांसवाड़ा में सक्रिय रहा। यह आंदोलन भीलों में या भीलों को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए चलाया गया। ठीक है, इतनी बात तो आपको इससे यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट बात, इन्होंने 5 चोपड़े लिखे। इन्होंने 5 चोपड़े लिखे। कितने चोपड़े लिखे थे, 5 चोपड़े लिखे। 5 चोपड़ों के दोस्तों नाम याद रखने हैं। एक का नाम है बादल जब गरजता है उसे कहते हैं मेघ सागर, मेघ सागर। दूसरा है शाम सागर। तीसरा है प्रेम सागर। चौथा है रतन सागर। पांचवा है अनंत सागर। अनंत सागर चोपड़ा है, ये ब्रिटेन के लंदन के संग्रहालय में पड़ा है। अंतिम चोपड़ा, पहला मेघ सागर, दूसरा शाम सागर, तीसरा प्रेम सागर, चौथा रतन सागर और पांचवा अनंत सागर कहां पर पड़ा है, ये लंदन संग्रहालय में पड़ा है। ऐसी जानकारी हमें प्राप्त मिलती है। अब इनकी है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, क्या भविष्यवाणी की थी इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि गेहूं चोखा गणमा मिले महाराज। गेहूं चोखा गणमा मिले महाराज। 300 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई थी और इसका मतलब होता है आने वाले समय में गेहूं व चावल राशन रूप में मिलेंगे। आने वाले समय में गेहूं व चावल क्या मिलेंगे, राशन रूप में मिलेंगे। ऐसी भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी। अब दोस्तों इनका बात करें तपस्या स्थल की, किसकी बात करें,
तपस्या स्थल, तपस्या स्थल कह सकते हैं सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर, सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर इन्होंने अपना क्या आजमाया था, तपस्या स्थल अपनाया था। यहां पर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, यहां पर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। यहां पर क्या भरता है, माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। और कहां पर है ये सोम, माही, जाखम, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। स्थान इसका कहां पर है, वेणेश्वर, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों एक समस्या चलती है इसमें, मैंने बताया यहां पर जो मेला भरता है माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, लेकिन एक इतिहासकार है BL पनगड़िया, ये कहते हैं ये जो मेला है ये आसीवन को भरता है। कब भरता है, आसीवन शुक्ल पक्ष को, आसीवन शुक्ल पक्ष के दिन ये मेला भरता है। ऐसी जानकारी हमें एक BL पनगड़िया इतिहासकार के अनुसार मिलती है, लेकिन इसको अपन ज्यादा नहीं मानते हैं, इसलिए अपन क्या पढ़ते हैं, माघ पूर्णिमा को यह मेला भरता है। एक बात और बात ध्यान में रहे, यानी माघ शुक्ला 11 के दिन, माघ शुक्ला 11 के दिन संत मावजी जो हैं वो अपने लीला अवतार में प्रकट होते हैं। माघ शुक्ला 11 के दिन विक्रम संवत 1784 कह सकते हैं, ये अपने लीला अवतार में आते हैं, यानी अपन कह सकते हैं लीला अवतार, लीला अवतार माघ शुक्ला 11 के दिन, यानी विक्रम संवत 1784 की बात है। संसार में, संसार के सामने आए। तो इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ आपको इतनी सी याद रखनी है। मैं एक बार फिर इसका रिपीटेशन कर देता हूं। राजस्थान के जनजातीय किसान आंदोलन में पढ़ रहे हैं लसाड़िया किसान आंदोलन। लसाड़िया किसान आंदोलन संत मावजी द्वारा चलाया गया था। इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। इनका जन्म साबला गांव डूंगरपुर में विक्रम संवत 1771 में हुआ था। ये भगवान श्री कृष्ण के निसंकलन अवतार माने जाते हैं। इन्होंने निसंकलन संप्रदाय की स्थापना की थी। यह आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा में सक्रिय रहा था। यह आंदोलन बिलों में आध्यात्मिकता पैदा करने के लिए चलाया गया था। इन्होंने 5 चौपड़े लिखे थे, मेघ सागर, शाम सागर, प्रेम सागर और रतन सागर और अंत सागर। और भविष्यवाणी गेहूं चोखा गणमा मिले महाराज 300 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी कि आने वाली 300 सदी के बाद गेहूं और चावल राशन के रूप में मिलेंगे। और इनकी तपस्या स्थल सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम वेणेश्वर धाम डूंगरपुर रहा। यहाँ पर माघ पूर्णिमा के दिन मेला भरता है और अपना पूर्ण रूप से लीला अवतार में संसार के सामने माघ शुक्ला 11 के दिन विक्रम संवत 1784 के अंदर आते हैं, ऐसी जानकारी मिलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में अगले आंदोलन की चर्चा करते हैं, भक्त आंदोलन। ले लिया वो दोस्तों, ले लीजिए, ले लीजिए। चलो आगे चलते हैं। अगला है अपना भगत आंदोलन। गोविंद गुरु द्वारा चलाया गया भगत आंदोलन। अगला कौन सा है अपना, भगत आंदोलन। यहां लिखता हूं मैं दोस्तों, भगत आंदोलन की चर्चा करते हैं।
सबसे पहले दोस्तों भगत आंदोलन की शुरू करने वाले की बात करते हैं। भगत आंदोलन किसने चलाया था? गोविंद गिरी या गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन चलाया था, जिन्हें भीलों का गुरु कहा जाता है। गोविंद गुरु को, जो गोविंद गुरु क्या क्या करते हैं, प्रथम धुनी कहाँ लगाते हैं, इनका गुरु कौन था, और इनको प्रेरणा संत सभा वगैरह की कहाँ से मिली थी, और ये कब जेल गए थे, किस प्रकार की दशा इनके सामने आई थी, परिस्थितियाँ क्या थी, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आइए अपन गोविंद गुरु भगत आंदोलन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये आंदोलन शुरू किसने किया था। टुकड़ों में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात ये आती है भी शुरू किसने किया था, तो कहेंगे गोविंद गुरु। शुरू किसने किया था? गोविंद गुरु। अब पढ़ेंगे इसका उपनाम, इसे कहते हैं भीलों का गुरु। गोविंद गुरु को क्या कहते हैं? भीलों का गुरु कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांसिया या बाड़ेसा गांव, डूंगरपुर में इनका जन्म होता है 20 दिसंबर 1858 को। कब होता है? अब इसकी बात करते हैं इसके जन्म की। बांसिया या इसका गांव मिलता है बाड़ेसा, ये कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। जन्म होता कब है? 20 दिसंबर 1858 को। कब होता है? 20 दिसंबर 1858 को इनका जन्म होता है। इन्होंने सबसे पहले ये जन्म जो होता है, जन्म किस परिवार में हुआ था? जन्म किस परिवार में हुआ था? तो परिवार की बात करें तो एक बंजारा परिवार में इनका क्या होता है? बंजारा परिवार में इनका क्या होता है? जन्म होता है, बंजारा परिवार में। और दूसरी बात इसकी बात करें तो इन्होंने दीक्षा कहाँ से ली थी? इन्होंने फिर क्या ली थी? दीक्षा कोटा बूंदी अखाड़े के दशनामी संप्रदाय, कोटा बूंदी अखाड़े के दशनामी संत, अखाड़े के दशनामी संत या महंत कह सकते हैं, दशनामी संत सरयूदास राजगिरी महाराज से, सरयूदास राजगिरी महाराज से इन्होंने क्या ली थी? दीक्षा ग्रहण की थी। कि इन महाराज के पास में गए और जाकर इन्होंने कहा महाराज जी मुझे थारो चेल्लो बना लियो। तो चेल्लो मोड़ने के लिए यहाँ से इन्होंने क्या ग्रहण की थी? दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा ग्रहण करने के बाद में छाणी डूंगरी डूंगरपुर में इन्होंने क्या? छाणी डूंगरी डूंगरपुर में अपनी पहली धूनी लगाई थी। यानी इसके बाद में इसकी बेसिक जानकारी में क्या पढ़ेंगे? प्रथम धूनी या प्रथम धोड़ा। प्रथम धोड़ा की बात करेंगे तो कहेंगे छाणी डोंगरी। पहले इसकी बेसिक बात करते हैं। छाणी डोंगरी कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर पड़ता है। छाणी डोंगरी कहाँ पड़ती है? और इसके बाद में प्रथम शिष्य, इनका पहला शिष्य कौन बना था? तो दोस्तों बना था कूरा या फिर इसे कहते हैं कुरिया। ये कहाँ का था? सुरता गांव का था। सुरता गांव कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। डूंगरपुर में। सुरता गांव भी कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर। यानी गोविंद गुरु का प्रथम शिष्य कौन था? कूरा या कुरिया कहाँ का था? सुरता गांव डूंगरपुर का था। अब दोस्तों इसका एक सहयोगी मित्र भी है। गोविंद गुरु का सहयोगी मित्र है, सहयोगी मित्र, जिसका नाम मिलता है पुंजा धीर, जो आगे काम आएगा। पुंजा धीर, सहयोगी मित्र का नाम मिलता है पुंजा धीर। अब गोविंद गुरु ने संत संप्रदाय की स्थापना की थी। जब 1883 के अंदर संत संप्रदाय की स्थापना करते हैं सिरोही के अंदर, इससे पहले इनकी मुलाकात होती है। यानी अगली बात करेंगे मुलाकात। मुलाकात किससे होती है? महर्षि दयानंद सरस्वती से उदयपुर में। मुलाकात महर्षि दयानंद सरस्वती से उदयपुर में मुलाकात हुई, जिनकी प्रेरणा से संत सभा की
स्थापना की सोची। और संप सभा कब की जाएगी? 1883 में की जाएगी। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में भी अपन थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती सबसे पहले राजस्थान में करौली आते हैं। करौली के बाद में 1882 के अंदर उदयपुर आते हैं। उदयपुर आकर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना करते हैं। उसके बाद में रायकाबाग प्लेस जोधपुर में चले जाते हैं। वहाँ पर जसवंत सिंह सेकंड का राज चलता था। उस टाइम में एक नर्तकिया या फिर कह सकते हैं वेश्या जसवंत सिंह की एक दीवानी थी जिसका नाम था नन्ही जान, जिसने महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था, जिस कारण से दयानंद सरस्वती यानी कह सकते हैं 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, ऐसी जानकारी मिलती है। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में कहा जाता है सबसे पहले भारत में स्वराज्य शब्द का उपयोग इन्होंने किया था। इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक ने इसे आगे बढ़ाया था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले 1875 के अंदर गिरगांव बंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद में 1877 के अंदर लाहौर में स्थापना की थी, जहां पर लाहौर को प्रमुख केंद्र बनाया गया था। और 1877 के बाद 1878 में दिल्ली में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने हिंदू जो राष्ट्र शब्द है इसे विदेशी बताया था और कहा था हिंदू का जो मतलब होता है वो फारसी में तो चोर और डाकू होता है। और इन्हीं के बारे में अपन बात करें, महर्षि दयानंद सरस्वती का गुजरात के अंदर जन्म होता है और मूल नाम इसका मूल शंकर मिलता है। और इन्होंने अंतिम शब्द कहते हे भगवान तूने बहुत अच्छी लीला की है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। हिंदी को इसने आर्य भाषा के नाम से भी जाना था। ऐसा उल्लेख अपने को महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में भी मिलता है। तो अपन तो बात कर रहे हैं किसकी? भगत आंदोलन की। और भगत आंदोलन सबसे पहले बात कर रहे हैं शुरू किसने किया था? गोविंद गुरु ने। उपनाम भीलों का गुरु। जन्म बांसिया बाड़ेसा गांव डूंगरपुर। परिवार बंजारा परिवार में। जन्म 20 दिसंबर 1858। दीक्षा कोटा बुंदी अखाड़े के दशनामी संत सरयूदास राजगिरी महाराज से मिली। प्रथम दौड़ा छाणी डोंगरी डूंगरपुर में लगाया। प्रथम शिष्य कूरा कुरिया सोता गांव डूंगरपुर से था। सहयोगी मित्र पुंजा धीर था। मुलाकात महर्षि दयानंद सरस्वती से उदयपुर में 1882 के लमसम की गई थी। कब की गई थी? 1882 की। जिनकी प्रेरणा से संत सभा की स्थापना करने की सोची। भीलों में आध्यात्मिकता लाने के लिए, ग्रासियों में या एक पिछड़ी जनजाति में आध्यात्मिकता लाने के लिए इन्होंने यह प्रयास है जो शुरू किया। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कि संत सभा की स्थापना और उसके अधिवेशनों की चर्चा करते हैं। अब आपको ध्यान में रहे संत सभा के बारे में, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद में संत सभा के बारे में अपन आगे बात करेंगे। देखो एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहें, सब कुछ समझ में आएगा। देखो अब देखो संत सभा की स्थापना। सभा की स्थापना 1883 में। और कहां पर? स्थान लिख लेंगे सिरोही। प्रेरणा लिख लेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती। और यहां से नियम लिख लेंगे 10। पहली बात तो दोस्तों अपने सामने यही आती है कि ये जो है ये आंदोलन क्यों चले थे, किस लिए चले थे, इनकी जो अपन बात करें तो आंदोलन की सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जितने भी आंदोलन चले हैं वो कुछ न कुछ कारण को लेकर चले हैं। कारण उनमें सभी में सेम ही रहा है। क्या रहा है? नई भू राजस्व पद्धति, दोषपूर्ण आबकारी नीति, बेगार प्रथा और भीलों के साथ पूरा व्यवहार, जिस कारण से विभिन्न प्रकार की कर टैक्स को लेकर ये आंदोलन चले थे। दूसरी बात, संत सभा की स्थापना क्यों की गई थी? भील और ग्रासीय जनजाति में आपसी में प्रेम की भावना पैदा करने के लिए, या फिर कह सकते हैं सम्मान, एकता और भाईचारा उत्पन्न करने के लिए इसकी स्थापना की गई।
ये किसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो लिख सकते हैं भीलों में एकता, भाईचारा, समानता पैदा करने के लिए क्या की गई थी? भीलों में एकता, समानता, भाईचारा पैदा करने के लिए संप सभा की स्थापना की गई थी। कहां पर? सिरोही में। इसके कितने अधिवेशन हुए? जो 10 नियम बने थे दोस्तों, कितने नियम बने थे? 10 नियम में क्या क्या थे? ना तो कोई शराब पिएगा, ना ही कोई शराब बनाएगा। पहला आप नोट कर सकते हैं, ना कोई शराब पिएगा, ना कोई शराब बनाएगा, ना कोई मांस खाएगा, ना कोई पशु की हत्या करेगा, और प्रतिदिन जल्दी उठकर स्नान करेंगे, और कोई भी भील राजा को ना तो शराब बनाकर देगा, ना ही बेचेगा। भील लोगों ने यह घोषणा कर दी और कर देने से स्पष्ट रूप से भील मना करेंगे। इस प्रकार से 10 नियम बना दिए गए थे। यानी जिस वजह से शासक इन पर प्रेशर बनाने लगता है। और इसके कितने अधिवेशन हुए थे? अधिवेशन की दोस्तों यदि बात करें तो अधिवेशन हुए थे इसके 2। संप सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? 2। एक अधिवेशन हुआ था 1903 में, एक अधिवेशन हुआ था 1908 में। पहला जो अधिवेशन, ये कौन सा अधिवेशन था? प्रथम। कहां पर हुआ था? सिरोही में, ठीक है। और दूसरा 1908 में कहां हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी कहां पड़ती है? बांसवाड़ा। अब अधिवेशन तो इसके 2 हो गए संप सभा के। तीसरी बार अब इसको लंबा चलाना है, यानी इसके बाद में कब होता है वो चीज देखते हैं। यहां से चलो इधर, अब होगा इसका मेन सिस्टम। संप सभा की स्थापना 1883, स्थान सिरोही, प्रेरणा महर्षि दयानंद सरस्वती से मिली। नियम 10 थे। 10 नियमों में क्या क्या नियम थे? ना तो कोई शराब पिएगा, ना कोई शराब बनाएगा, ना कोई मांस खाएगा, ना कोई पशु की हत्या करेगा, और ना ही राजा को टैक्स देंगे, सुबह जल्दी उठकर नित्य प्रति स्नान करेंगे, और ना ही राजा के प्रेशर में आकर हम शराब बेचेंगे, ना ही बनाएंगे, और ना ही राजा को कर देंगे। इस प्रकार से 10 नियम बनाए गए थे भीलों में एकता, भाईचारा, समानता पैदा करने के लिए। इस सभा के टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? 2। 1903 में प्रथम अधिवेशन सिरोही में, 1908 में दूसरा अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ था। अब जो आगे क्या हुआ, 17 नवंबर 1913 की बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर मीटिंग होती है। कहां पर? मानगढ़ पहाड़ी, पहाड़ी पर भीलों की आम सभा। कब? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में भीलों की आम सभा 17 नवंबर ये 1913। यानी भीलों की आम सभा हो रही थी 17 नवंबर 1913। और अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता कर रहा था गोविंद गुरु। और एक इनका सहयोगी था, सहयोगी था पुंजाधीर। यहां पर अंग्रेजी सेना ने गोलीबारी की, और लगभग 1500 भील मारे गए। इसे वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। दोस्तों ध्यान रहे, मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों की आम सभा हो रही थी, और इस सभा के अंदर कहा जाता है कि अंग्रेजी सेना आती है। अंग्रेजी सेना ने इस पर अचानक भीलों की आम सभा पर गोलीबारी की, और अध्यक्षता कर रहे थे गोविंद गिरी, और इनका सहयोगी था पुंजाधीर। अब कहते हैं इतनी गोलीबारी भयंकर की गई, लगभग 1500 भील इसमें मारे गए। 17 नवंबर 1913 के दिन मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में शोक का दिन रहा।
और इसे वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। क्या कहा गया? वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। और यहां से कहते हैं गोविंदगिरी, यहां से गोविंद गुरु व पुंजाधीर को गिरफ्तार करके ईडर जेल गुजरात भेजा गया। कहां भेज दिया गया? ईडर जेल। ये क्वेश्चन आता है सबसे पहली बार कि मानगढ़ पहाड़ी से गोविंद गुरु और पुंजाधीर को गिरफ्तार करके कौन सी जेल भेजा गया? ईडर जेल गुजरात भेजा गया। यहां पर जाने के बाद में कहते हैं कि 2 फरवरी 1914 के दिन, 2 फरवरी जेल में रखा गया कुछ दिन तक। तो यानी अब अपन आगे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इधर से समझते हैं। ले लिया होगा शायद स्क्रीनशॉट आपने, इतना टाइम मिलेगा दोस्तों। आज टाइम थोड़ा सा धीमा चल रहा है, यहां इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, यहां से इनको ईडर जेल गुजरात भेजा गया और कहते हैं 2 फरवरी 1914 को एक कमेटी बनाई, उसमें काफी सारे जज थे। उस कमेटी का नाम था ट्रिब्यूनल कमेटी। कमेटी ने गोविंद गुरु को फांसी की सजा सुनाई और पुंजाधीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आज 2 तारीख में गोविंद गुरु ने बोला फांसी की सजा देना, ठीक है भाई दे दो। अब इसके बाद में क्या हुआ? 28 फरवरी 1914 को 28 फरवरी 1914 को कमिश्नर आर.पी. बारो ने, संतरामपुर एक क्षेत्र पड़ता है, आर.पी. बारो ने गुरु की सजा को आजीवन कारावास में बदला। ठीक है, 28 फरवरी 1914 को कमिश्नर आर.पी. बारो ने गोविंद गुरु की फांसी की सजा को किस में बदल दिया था? फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। यह घोषणा इसने डोली गांव संतरामपुर क्षेत्र गुजरात से की थी। 12 जुलाई 1923 को गोविंद गुरु को रिहा कर दिया। 30 अक्टूबर यानी 12 जुलाई 1923 को गुरु को जेल से रिहा कर दिया और 30 अक्टूबर 1923 को गुरु की मृत्यु हो गई। 30 अक्टूबर 1923 को गुरु की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अंतिम समय की बात करें, अंतिम समय अहमदाबाद संभाग के पंचमहल जिले के अहमदाबाद संभाग के पंचमहल जिले के झालोद तालुका क्षेत्र की पंचमहल जिले के झालोद तालुका क्षेत्र के कंबोई गांव में बीता। ये प्रश्न कई बार आता है, गोविंद गुरु का अंतिम समय कहां बीता? गुजरात के कंबोई क्षेत्र में बीता था। पूरा पूछे तो अहमदाबाद संभाग, पंचमहल जिला, झालोद तालुका क्षेत्र के कंबोई गांव में गोविंद गुरु का अंतिम समय बीता था, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। और यहां पर एक समाधि भी, इनका समाधि और चबूतरा भी बना है। यहां इनकी समाधि व चबूतरा बना है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-4 बात छोटी छोटी और बता देता हूं। ले लिया होगा दोस्तों। गोविंद गुरु के बारे में इतनी सी बातें आपको
याद रखनी है। अब देखो, अब इसमें क्या है, आपको दो बात और याद रखनी है कि मानगढ़ पहाड़ी में गोविंद गिरी का स्मारक बना हुआ है। वहां पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आदिवासियों का मेला भरता है। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में गोविंद गुरु का स्मारक बना है। यहाँ पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आदिवासियों का मेला भरता है। और आदिवासियों का कुंभ, कुंभ यदि पूछे, आदिवासियों का कुंभ, वासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। यहां पर कब भरता है मेला? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। एक इतिहासकार है जिसका नाम है बी.एल. पनगड़िया। बी.एल. पनगड़िया के अनुसार यह जो मेला है दोस्तों, ये आसीवन पूर्णिमा को भरता है। आसीवन पूर्णिमा को, आपको तो यही याद रखना है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है, लेकिन बी.एल. पनगड़िया के अनुसार मानगढ़ पहाड़ी मेला पूछ ले तो आसीवन पूर्णिमा को आपको बताना है। 2 सितंबर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर गोविंद गिरी प्रतिमा का अनावरण किया था। तो ये बेसिक बात 2 सितंबर 2012 को, वर्तमान में है अब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गोविंद गिरी प्रतिमा का अनावरण मानगढ़ पहाड़ी पर किया। बस इतनी सी बात इसमें है। तो बात दोस्तों ध्यान रहे, गोविंद गिरी के बारे में अपन ने भक्त आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। आपने वीडियो पूरा देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा गोविंद गुरु कहाँ के रहने वाले थे। बाड़ेसा गांव डूंगरपुर के रहने वाले थे। और यहाँ से गोविंद गुरु के सामने इसके शिष्य कौन थे, धूनी कहाँ पर बनाई, दीक्षा कहाँ से ली। और गोविंद गुरु 17 नवंबर जो 1913 की बात की है, मानगढ़ पहाड़ी, वहाँ से गिरफ्तार होने के बाद में ईडर जेल ले गए। ईडर जेल ले जाकर 2 फरवरी 1914 को क्या किया जाता है, इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है ट्रिब्यूनल कमेटी द्वारा। और 28 फरवरी 1914 को उसको वापस आजीवन कारावास में बदला जाता है। और 12 तारीख को, इसमें 12 जुलाई 1923 को रिहा कर दिया जाता है। और 30 अक्टूबर 1923 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम समय गुजरात के कंबोई क्षेत्र में बीतता है। और राजस्थान की यदि बात करें, मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गिरी का स्मारक बना हुआ है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आदिवासियों का मेला भरता है। आदिवासियों का कुंभ यदि पूछे तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर हो जाएगा। और बी.एल. पनगड़िया के अनुसार यह मेला आसीवन पूर्णिमा को भरता है। 2 सितंबर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोविंद गिरी की प्रतिमा का अनावरण मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में किया था। तो ये है दोस्तों इसकी जानकारी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारी क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का काम कीजिए।